हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही मज़ेदार चल रही होगी। आपकी पढ़ाई को लेकर के देखिए, आज मैं अनसॉल्व पेपर लेकर आया हूँ। देखिए बायोलॉजी का, ठीक ना, जीव विज्ञान का 12th का अनसॉल्व पेपर आज हम लोग सॉल्व करेंगे। सेट नंबर कौन सा हल करेंगे? देखिए सेट नंबर 5 तक हो चुका है, ठीक है। 2024 का सेट नंबर 5 तक हो चुका है। और देखिए हम लोग आज करेंगे सेट नंबर छठा वाला, ठीक ना। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर जरूर कांटेक्ट करें, 7460012763, ठीक ना। व्हाट्सअप करिए और 100 रुपीज़ में केमिस्ट्री के 5 साल के, फिजिक्स के 3 साल के और बायोलॉजी के 2024 के ऑल सेट आपको सिर्फ 100 रुपये में दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसको ना भूले, क्योंकि ये पेपर के लिए आपके 70% तक के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं और जो क्वेश्चन बार बार आते हैं, ठीक है। तो अंसाल पेपर को लेना न भूलें, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको देखिए जीव विज्ञान है, सेट नंबर 6 2024 का 348 GL इसका कोड है, ठीक है। क्या कोड है? GL कोड है। और यहाँ पर बहुविकल्पी हम लोग पहले करेंगे, ये हम लोग बुक में करेंगे और उसके बाद जो हल किया हुआ प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 से लेकर के हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न और सब कॉपी पर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, ठीक है। पहला पहला प्रश्न है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग है, देखिए कृषि में है कि चिकित्सा में है कि वैक्सीन बनाने में है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि आनुवंशिक, जो आप जेनेटिक आनुवंशिकता जो होती है ठीक ना, उसी को इंजीनियरिंग बोला जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है आनुवंशिक यांत्रिकी, ठीक है। तो इसमें आपको कृषि में भी किया जाता है उसका उपयोग, चिकित्सा में भी उसका उपयोग किया जाता है और वैक्सीन बनाने में भी उसका उपयोग किया जाता है। तो इनमें से सभी आपका आंसर नंबर 4th वाला सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर ख है, निम्न में से कौन सा आभासी फल नहीं है? आभासी फल कौन सा नहीं? इसमें देखिए सेब है, स्ट्रॉबेरी है और काजू और आम है, ठीक है। तो इसमें से आपका 4th वाला सही होगा आम, ठीक है। उसके बाद देखिए डेंगू जो होता है हड्डी तोड़ बुखार, ठीक ना, इसको एक बुखार हड्डी तोड़ नाम से भी जाना जाता है डेंगू बुखार को। तो ये बुखार किसका वाहक है, यानी कि किसके कारण होता है? तो ये होता है एडिज के कारण, ठीक है। एडिज जो मादा मच्छर होता है उसी के काटने से ये वाला बुखार आपको फैलता है। उसके बाद देखिए जल परागित पादप का नाम लिखिए। जल परागित पादप का नाम देखिए, ये हाइड्रिला। हाइड्रिला, इसमें जिसमें हाइड्रा आ रहा है ना, वही क्या है? पानी वाला है। तो पानी वाले पौधे का नाम लिखना है, तो यहाँ पर देखिए हाइड्रिला इसका नाम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बहुविकल्पी था जो 4 नंबर का पूछा जाता है 4 क्वेश्चन होता है 1-1 नंबर का, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको हम लोग दिखा देते हैं प्रश्न नंबर 2 का अति लघु उत्तरी प्रश्न, ठीक ना। अति लघु उत्तरी प्रश्न जो है इसको हम लोग देख लेते हैं। पहला है कि IUD का पूरा रूप लिखिए। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको लिख करके पूरा तैयार हूँ और चलिए फिर इसको स्टार्ट करते। देखिए IUD का पूरा रूप क्या है? इंट्रा यूटेरियन, इंट्रा यूटेरियन कहेंगे इसको कि यूटेराइन कहेंगे, ठीक ना। तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस इसका नाम है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद देखिए वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो ये बताना है आपको कि वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत जो था बाबेरी तथा सटन ने किया था। कब किया था? तो 1902 में किया था। अगर ये लिख देंगे ना तो बहुत ही एग्जामिनर खुश हो जाएगा कि कब किया था। अगर ये याद है आपको तो बहुत ही अच्छा, ठीक है। 1902 में किया था। आपको लिखना ऐसे ही है कि अगर देखिए पूछा है कि वंशागति क्रोमोसोम का सिद्धांत जो है किसने प्रस्तुत किया था, तो बावेरी था, सटन ने तो किया ही था। लेकिन अगर आप ये लिख देते हैं कि किस सन में किया था, तो और भी एग्जामिनर खुश होकर नंबर दिएगा, आपको उस सब्जेक्ट में नंबर अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो 1902 ईसा पूर्व में प्रस्तुत किया था। उसके बाद हम लोग चलते हैं, मेंडल ने मटर के पौधे में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था? तो जो मेंडल थे एकदम मेंटल थे ना। अरे यार मेंटल मेंडल और मेंटल में अंतर होता है। तो मेंडल को मेंटल न बनाए, और क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया कि मटर के दाने पर, मटर जो मटर का पौधा होता है ना, उसी के बीच पर क्या किए थे? अध्ययन किया था। कितने? तो 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन। एक ही मटर में उन्होंने 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन कर लिया। बताइए वो मेंटल कैसे हो सकते हैं? तो वो मेंडल थे, ठीक है। तो यहाँ पर मेंडल को याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए अनिषेक जनित
फल क्या होता है? अनिषेक जनित फल देखिए बहुत ही आसान तरीके से इसको समझिएगा और अच्छी चीज है। तो देखिए अनिषेक जनित फल क्या है? कुछ पादपों में फल बिना निषेचन के ही विकसित हो जाते हैं। जो कुछ पौधे होते हैं उनमें बिना निषेचन के ही फल क्या होते हैं? विकसित हो जाते हैं। ऐसे फलों को अनिषेक जनित फल कहते हैं। उदाहरण के लिए केला, जैसे मान लीजिए आप ये है अनिषेक जनित फल को जैसे कहा गया है कि कुछ पादपों में फल बिना निषेचन के ही विकसित हो जाते हैं। कैसे होता है पता है आपको? जैसे कि पुष्प है, पुष्प अगर देखिए कोई मान लीजिए कोई भी मतलब सब्जी है और सब्जी में अगर उसमें नहीं फल रहा है, सब्जी नहीं फूल है लेकिन फल नहीं रहा है, तो उसमें देखिए फूलों फूलों को एक मादा फूल हो गया और नर फूल हो गया, दोनों को अगर मिला दिया जाएगा ना तो उसमें क्या हो जाता है? निषेचन हो जाता है। ठीक है। और देखिए जैसे भौरे हो गए, मधुमक्खी हो गई, इनके द्वारा भी क्या होता है? इनका निषेचन होता है। तो इसी को बोला जाता है अनिषेक जनित फल। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक अगला वाला देखिए एकस्व यानी कि पेटेंट, पेटेंट ठीक ना। एकस्व पेटेंट से आप क्या समझते हैं? तो एकस्व देखिए क्या होता है? पेटेंट। यहाँ पर देखिए कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियां आनुवंशिक जीवों या पदार्थों व जैविक संसाधनों का उपयोग इनसे बनने वाले उत्पाद व तकनीकी को पेटेंट कर लेती हैं। जैसे जैव एकाधिकार कहते हैं। ठीक ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं? जैव एकाधिकार कहते हैं। कुछ जो बहुराष्ट्रीय जो राष्ट्र कंपनियां हैं वो क्या करती हैं? आनुवंशिक जीवों का पदार्थों पर जैविक संसाधनों का उपयोग कर इनसे बनने वाले उत्पाद व तकनीकी को पेटेंट कर लेती हैं, यानी कि ले लेती हैं। इसे जैव एकाधिकार कहते हैं। ठीक ना। प्रश्न नंबर 3 आपका आ गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि प्रतिरक्षी अणु की संरचना का केवल चित्र बनाइए। तो केवल चित्र हम बना लिए इसमें सेट नंबर 5 में 348 जी के जिसका कोड है और 2024 वाला है। ठीक है। मैं प्रश्न नंबर 6 का ख देखिए इस प्रकार से जब भी हम लिखे रहेंगे तो 2024 वाला ही देखना है आपको। सेट नंबर 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, ऐसे लिखा रहेगा तो किसमें होगा? 2024 वाले में ही देखना रहेगा। ठीक है। मैं प्रश्न नंबर 6 का ख देखें, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लिख देते हैं इसको कि कौन सा प्रश्न कौन से सेट में, उसका कोड भी लिख देते हैं, कहाँ पर देखना है आपको। ठीक है। कौन सा क्वेश्चन का कौन सा प्रश्न देखना है, बहुत ही अच्छे से लिख दिए। तो यहाँ पर चलिए हम लोग देख लेते हैं सेट नंबर 5 में छठे का ख वाला। तो देखिए यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 6 का ख देखिए सेट नंबर 5 का। तो ये देखिए प्रतिरक्षी अणु की संरचना और कार्य का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये हम संरचना बना लिए हैं। आपको देखिए ये एस एस दिख रहा है ना, इसके बीच में ये क्या लगा है? बांड लगा है। ठीक है। ये बंध द्वारा जुड़े हुए हैं और ये एक प्रतिरक्षी अणु का ये संरचना सूत्र है। ठीक है, संरचना है। ठीक है। तो संरचना को आपको बना लेना है। ये देखिए लॉन्ग चैन है, ये देखिए यहाँ से गया, यहाँ से यहाँ तक गया पूरा। ठीक ना। इसको बढ़िया से देख लीजिए और बढ़िया से बनाइएगा। यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक गया तो इसको लॉन्ग चैन बोलेंगे, और ये देखिए छोटा वाला है तो इसको शॉर्ट चैन बोलेंगे, और यहाँ से यहाँ तक गया इसको लॉन्ग चैन बोलेंगे, और यहाँ से यहाँ तक गया है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? शॉर्ट चैन बोलेंगे, यानी कि छोटा वाली चैन। ठीक ना। और इसमें देखिए ये भी क्या है? एक्टिजन एंटीजन बॉन्डिंग है। ठीक ना। इसमें देखिए हम लिखे हैं एंटीजन बॉन्डिंग, और ये जो एस एस है ये दोनों आपस में क्या है? बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो ये बॉन्ड द्वारा जुड़े, तो ये प्रतिरक्षी अणु की संरचना हो गई। अगर इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए हम इसके बारे में लिखे भी हैं कि प्रतिरक्षी अणु के कार्य देख लीजिए। प्रतिरक्षी अणु एंटीजन को पहचान कर और उस पर प्रतिक्रिया करके शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। जो आपके प्रतिरक्षी अणु होते हैं, एंटीबायोटिक जो होते हैं, ठीक ना, वो क्या करते हैं? एंटीजन को जो उसमें आपके वायरस होते हैं शरीर में, उनको पहचान करके उनको मारने की कोशिश करते हैं या फिर मार देते हैं। ठीक ना। तो आपके शरीर की रक्षा हो जाती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है प्रतिरक्षी अणु लसिका और रक्त में पहुंचकर विशिष्ट रोगाणुओं और या उनके विषैले पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। ठीक ना। कहाँ पर पहुंच करके? विशिष्ट रोगाणुओं को क्या करते हैं? शरीर में रक्त में पहुंच करके, शरीर में जो आपके खून है, खून में पहुंच करके क्या करते हैं? उसमें जो रोगाणु होते हैं उनके विषैले पदार्थ जिनसे जिनसे क्या होता है? वायरस पैदा होता है, उनको क्या करने का कार्य करते हैं? नष्ट करने का कार्य करते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर मतलब पॉइंट नंबर 3 देखिए, प्रतिरक्षी अणु 5 प्रकार के होते हैं। जो आपके ये प्रतिरक्षी अणु होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं?
5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? IgA, IgM, IgE, IgG और IgD, ठीक ना। एक कैपिटल स्मॉल जी है और ये कैपिटल जी है, ठीक है। 5 प्रकार के होते हैं प्रतिरक्षी अणु, ठीक ना। चौथी पॉइंट है कि प्रतिरक्षी अणुओं का उत्पादन बी लिम्फोसाइट करती है, ठीक ना। जो आपका बी लिम्फोसाइट है यही क्या करता है? प्रतिरक्षी अणुओं का उत्पादन करता है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 3 का ख है, समयुग्मजता, समयुग्मजता एवं विषम युग्मजता में अंतर बताइए। तो यहाँ पर देखिए समयुग्मजती युग्मजती लिखिए, युग्मजता रहेगा, ठीक है, या फिर समयुग्मजी, समयुग्मजी, ठीक ना। तो दोनों में डिफरेंट नहीं होता है, दोनों विषम युग्मजी और विषम युग्मता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यह किसी लक्षण के लिए शुद्ध होते हैं, ठीक ना। जो आपके समयुग्मजता होता है वो क्या होता है? किसी लक्षण के लिए, किसी प्रभाव के लिए वो क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जो विषम युग्मजी होते हैं किसी लक्षण के लिए शुद्ध नहीं होते हैं, अर्थात संकर होते हैं। क्या होते हैं? संकर। संकर यानी कि समझ रहे होंगे हाइब्रिड होते हैं, ठीक ना। हाइब्रिड यानी कि जो संकरण कराते हैं, जो संकर कराते हैं ना, वही, ठीक है। जो आप मेंडल ने आपको पढ़ाया था मटर में, वही वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दूसरी पॉइंट, इनमें युग्म विकल्पी यानी कि अलील जिसे बोलते हैं समान होते हैं, जैसे टी, कैपिटल टी और यहाँ पर देखिए स्मॉल टी। जो इसमें युग्म होते हैं वो क्या होते हैं? समान होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कैपिटल टी है, स्मॉल टी है। और इनमें देखिए इनमें अलील असमान होते हैं। जैसे देखिए एक कैपिटल टी रहेगा तो एक स्मॉल टी रहेगा, या फिर एक स्मॉल टी रहेगा तो दूसरा कैपिटल टी रहेगा, ठीक है। यहाँ पर समझ में आ रही ना बात आपको? तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 3 है, यह केवल एक प्रकार के युग्म बनाते हैं। तो ये क्या करते हैं? एक ही प्रकार के युग्म बनाते हैं। कौन? समयुग्मजता, ठीक है। और इसमें देखिए एक जीन की वंशागति में 2 प्रकार की युग्म बनाते हैं। जो आपके विषम युग्मजी होते हैं ये एक जीन की वंशागति में 2 प्रकार के युग्म बना सकते हैं। उसके बाद चौथी पॉइंट है अतिरिक्त ओज, अतिरिक्त ओज का अभाव होता है। यहाँ पर ओज क्या है ये तो हमें भी नहीं पता है, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा गूगल करके। देखिए अतिरिक्त ओज का अभाव होता है। क्या होता है? अभाव होता है। और यहाँ पर देखिए विषम युग्मजी जीवों में संकर ओज पाया जाता है, या फिर कह सकते हैं यहाँ पर हाइब्रिड विगर, ठीक ना। हाइब्रिड विगर पाया जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग सर्च कर लीजिए एक बार, मैं सर्च नहीं किया हूँ इसके बारे में। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए प्रश्न नंबर 3 का ग, सेट नंबर 3 में जाना पड़ेगा। देखिए उत्पादकता उत्पादकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर देखिए सेट नंबर 3 में ये क्वेश्चन कराया गया है जिसका कोड है 348 GI 2024 का। प्रश्न नंबर 4 का घ देखिए, उसमें हम लोग चलते हैं सेट नंबर 3 में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग आगे उत्पादकता पर टिप्पणी लिखिए, इसमें है प्रश्न नंबर 4 का घ। तो यहाँ पर देखिए उत्पादकता किसी कार्बनिक जैव मात्रा के परिमाण में ऊर्जा की मात्रा को निरूपित करता है जो एक परितंत्र द्वारा स्थिर किया जाता है। किसके द्वारा? परितंत्र द्वारा स्थिर किया जाता है, अथवा इसके घटक प्रति इकाई समय द्वारा जैसे ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर पर प्रति वर्ष होता है, ठीक है। इसके मान का उपयोग विभिन्न परितंत्र की उत्पादकता की तुलना करने में किया जाता है। उत्पादकता 2 प्रकार की होती है, प्राथमिक उत्पादकता और द्वितीयक उत्पादकता। तो उत्पादकता कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, प्राथमिक और द्वितीयक उत्पादकता, जो कई बार इसमें पूछा है। तो प्राथमिक और द्वितीयक उत्पादकता आप लोग क्या करिएगा, बढ़िया से रट लीजिएगा और उत्पादकता को भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। क्योंकि इसमें से कोई भी आपको पूछ सकता है, और अगर पूछ दे तो उसका क्या करें, पोस्टमार्टम करके चले आना पेपर में, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर है प्रश्न नंबर 3 का घ, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 का घ देखिए क्या कर रहा है, मेंडल के पृथक्करण के नियम को समझाइए। मेंडल का जो पृथक्करण का नियम है उसको क्या करना है, आपको लिखना है, समझाना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए मेंडल के पृथक्करण का नियम, देखिए जब प्रथम संतानी क्या क्या बोल दे रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करिए, ठीक ना। शब्दों में क्या रखा है, भाव को समझिए। तो यहाँ पर देखिए जब प्रथम संतानीय
पीढ़ी जो F1 होती है, ठीक ना, प्रथम संतानी पीढ़ी का मतलब यहाँ पर F1, ठीक है, के विषम युग्मनजी पौधों में स्वपरागण कराते हैं, तो द्वितीय संतानी पीढ़ी F2 के सदस्यों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर जो आपका F2 पीढ़ी होती है उन सदस्यों में परस्पर यानी कि पुनः क्या हो जाता है, परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण यानी कि अलगाव हो जाता है। पृथक्करण का मतलब क्या होता है, अलग अलग होता है, अलगाव होता है, ठीक है, अलगाव हो जाता है। अतः यह लक्षणों के पृथक्करण का नियम कहलाता है। यह क्या कहलाता है, यह लक्षणों के पृथक्करण का नियम कहलाता है। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। जो आपका ये मेंडल का पृथक्करण का नियम है, इस नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन हो चुका, हम लोग आगे चलेंगे अब। तो यहाँ पर आगे देखिए कौन सा क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 3 का अंगा वाला है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 3 का अंगा वाला है, प्राकृतिक वर्ण का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। प्राकृतिक वर्ण ये आपका पूछा है, देखिए सेट नंबर 4 में पूछा है और कोड नंबर 348 जी और जे, ठीक ना, जी जे। प्रश्न नंबर 5 का क देखिए, तो प्रश्न नंबर 5 के क में हम लोग अभी चलेंगे और इस क्वेश्चन को नस्ते नाबूद करेंगे। तब यहाँ पर देखिए आप प्राकृतिक वर्ण को किसी एक उदाहरण से समझाएं। तो यहाँ पर देखिए प्राकृतिक वर्ण यानी कि प्राकृतिक वर्ण को हम लोग चयन भी कहते हैं, ठीक ना, चयन, ठीक ना, वर्ण को चयन भी कहते हैं। तो देखिए प्राकृतिक वर्ण किसे कहते हैं, यहाँ पर देखिए जीवन के लिए संघर्ष में, जीवन के लिए संघर्ष में उन्हीं जीव जातियों के वंशज बच जाते हैं जो योग्यतम होती है, ठीक ना, यानी कि जीवन के लिए संघर्ष में उन्हीं जीव जातियों के वंशज बच जाते हैं जो योग्यतम होती है, यानी कि जो योग्य के काबिल होते हैं, ठीक ना, जो लोग काबिल होते हैं वही बचते हैं, ठीक है। इसे योग्यतम की उत्तरजीविता कहते हैं, ठीक ना, इसे क्या कहते हैं, योग्यतम की उत्तरजीविता कहते हैं। डार्विन के अनुसार देखिए प्रकृति ऐसे ही जीवधारियों का जीवित रहने के लिए चयन कर लेती है, इसे प्राकृतिक वर्ण कहते हैं, ठीक ना। जो प्राकृत होती है आपकी, जो नेचर होता है आपको, जो आपका नेचर होता है, आपका नेचर नहीं, जो प्राकृतिक होती है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक ना। जो नेचर होता है ना, ऐसे ही जीवधारियों का क्या करती है, जीवित रहने के लिए चयन कर लेती है, यानी कि उनको अलग से क्या कर लेती है, चयन कर लेती है। जैसे नहीं कहते हैं छाट लेना, चयन कर लेती है, ठीक ना, उसी को क्या कहते हैं, चयन कर लेती है। इस प्राकृतिक वर्ण, इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक वर्ण कहते हैं, ठीक ना, या फिर कहेंगे इसे हम लोग प्राकृतिक चयन कहते हैं कि उसने अपने हिसाब से किसको रहना है किसको नहीं रहना है क्या करती है, चयन करती है, वर्ण करती है या छांट लेती है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक वर्ण कहेंगे या फिर प्राकृतिक चयन कहेंगे, ठीक है। तो बात तो बहुत बढ़िया से आपको समझ में आ गई होगी कि तो आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक ना, प्राकृतिक वर्ण आपका हो गया। अब आज के लिए इतना ही रहेगा, प्रश्न नंबर 3 तक खत्म किए। प्रश्न नंबर 4, 5, 6 एक वीडियो में रहेगा, 7, 8, 9 एक वीडियो में रहेगा, ठीक है। तो आगे के लिए मतलब इतने के लिए बहुत हो गया। और आप क्या करेंगे, अब जाकर इसको पढ़िए, बढ़िया से लिखिए, नोट बनाइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी इतना जोर से दबाना कि मोबाइल टूट जाए, ठीक है। और देखिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो जो नंबर हम बताए थे उस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट करके ले लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वो आपके पेपर के लिए, कम से कम उसमें से 60-70% क्वेश्चन फंस जाते हैं, ठीक ना। तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री तो पक्का लीजिए, बायोलॉजी तो आपका हो ही जाएगा क्योंकि आप लोग तो बायोलॉजी में माहिर हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माई वीडियो।